हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्लास होने जा रहा है हिंदी शिक्षण यानी हिंदी पेडागोजी का। और यहां पर दोस्तों मैं आप लोग को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो दोस्तों क्लास 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी क्लास से दोस्तों आप लोग का 3 से 4 सवाल आप लोग को अपने एग्जाम में देखने मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर का सवाल क्या कह रहा है। तो पहला नंबर का सवाल में आप लोग का है कि भाषा अधिगम का सही क्रम क्या है। तो बच्चा पहले क्या सीखता है दोस्तों, बच्चा पहले सीखता है सुनना को। उसके बाद 2 नंबर पे आता है दोस्तों बोलना। तीसरा नंबर में आता है दोस्तों पठन यानी पढ़ना। एंड चौथा में आप लोग का आता है लेखन कौशल यानी लिखना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि नॉन चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता किसमें अंतर्निहित होती है। ऑप्शन में है समाज में, माता पिता द्वारा सिखाने में, बच्चे के मस्तिष्क में जन्मजात रूप से, या फिर विद्यालय की शिक्षा में। तो चॉम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा सीखने की क्षमता अंतर्निहित होती है किसमें, बच्चे के मस्तिष्क में जन्मजात रूप से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि दोस्तों एनसीएफ से है। तो सवाल में है कि एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण में पठन और लेखन को कैसे जोड़ा गया है। ऑप्शन में है अलग अलग कौशल के रूप में, एक दूसरे के पूरक के रूप में, केवल परीक्षा के लिए, या फिर केवल उच्च कक्षाओं के लिए। तो एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण में पठन और लेखन को दोस्तों कैसे जोड़ा गया है, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है छात्रों को उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करना, बी में है अनुशासन बनाए रखना, सी में है केवल परीक्षा आयोजित करना, एंड डी में है दोस्तों छात्रों को सीखने की प्रगति को जानना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मूल्यांकन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की सीखने की प्रगति को जानना। यही दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में सवाल है कि भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 5 प्रकार के। तो भाषा कौशल होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, जो दोस्तों आप लोग पहले ही सवाल में देख चुके हैं। तो ऑप्शन आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि बालक अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग को कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है। अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, या फिर शिक्षा के द्वारा। तो ये वाला सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है दोस्तों कॉपी करके यानी अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में सवाल आप लोग का कि समग्र भाषा विधि यानी होल लैंग्वेज अप्रोच का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है भाषा के सभी पहलुओं को जोड़कर सीखना, केवल लिखित कार्य पर ध्यान देना, सी में है व्याकरण का गहन अध्ययन, एंड डी में है दोस्तों भाषा को अलग अलग भागों में बांटना। तो समग्र भाषा विधि का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों भाषा के सभी पहलुओं को जोड़कर सीखना। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आप लोग का सवाल है कि भाषा कौशल में सुनना और बोलना किस प्रकार के कौशल है। सुनना और बोलना किस प्रकार के कौशल है। निष्क्रिय कौशल, सक्रिय कौशल, लिखित कौशल, या फिर मौखिक कौशल। दोस्तों सुनना और बोलना ये कौशल किसके प्रकार है, याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मौखिक कौशल। ठीक है, तो सुनना और बोलना ये मौखिक कौशल के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आप लोग का सवाल है कि भाषा अधिगम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर वृद्धावस्था। तो भाषा अधिगम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी मानी जाती है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि भाषा अधिगम में अनुकरण सिद्धांत यानी इमिटेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन में है नॉम चॉम्स्की के द्वारा, बी.एफ. स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या फिर लेव वाइगोस्की के द्वारा।
तो भाषा अधिगम में अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था दोस्तों वीएफ स्किनर के द्वारा। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आप लोग का सवाल है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यानी जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए पढ़ने और लिखने का सबसे उपयोगी तरीका कौन सा है। ऑप्शन में है केवल कागज के माध्यम से, केवल मौखिक शिक्षण के द्वारा, केवल संकेत भाषा या फिर ब्रेल लिपि का माध्यम से। तो दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ने और लिखने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है आप लोग का ब्रेल लिपि, जो कि दोस्तों लुईस ब्रेल ने आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है, जिसको दोस्तों सुनने में क्या होता है तकलीफ होता है, जिसको सुनने में कठिनाई होती है, बच्चे भाषा को किस प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल में है कि श्रवण बाधित बच्चे भाषा को किस प्रकार से समझते हैं। ऑप्शन में है केवल सुनकर, सांकेतिक भाषा और होठों की गतिविधि देखकर, सी में है केवल लिखित भाषा के माध्यम से, एंड डी में है दोस्तों भाषा को समझ नहीं सकती। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो श्रवण बाधित बच्चे भाषा को दोस्तों सांकेतिक भाषा और होठों की गतिविधि देखकर समझते हैं। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षा में यानी एजुकेशन में अनुकरण यानी इमिटेशन का महत्व क्यों होता है। यह रचनात्मकता को कम करता है, यह छात्रों को सोचने से रोकता है, यह बच्चों को सीखने में सहायता करता है, या फिर यह केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी है। तो शिक्षा में दोस्तों कॉपी करना ये महत्व क्यों होता है, ये होता है दोस्तों क्यों, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा यह बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बालक के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होती है। रटकर सीखने की विधि, समस्या समाधान विधि, यांत्रिक विधि, या फिर केवल पाठ्य पुस्तक आधारित विधि। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का बी यानी समस्या समाधान विधि। यह बालक के संपूर्ण विकास पर केंद्रित होती है, फोकस होती है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शिक्षण का तरीका बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऑप्शन में है संवादात्मक शिक्षण, रटने की प्रक्रिया, निष्क्रिय शिक्षण, एंड केवल लिखित कार्य। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है कौन सा शिक्षण, याद रखिएगा संवादात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग का अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से दोस्तों सपोर्ट कीजिए, मैं और आप लोग के लिए वीडियो ऐसे टाइप का अपलोड करते रहूँगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।